नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। शाम 7 बजे के स्पेशल शो भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले 1 घंटे में हम देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहले आधे घंटे में होगी राजनीति की बात और फिर अगले आधे घंटे में करेंगे आपकी जिंदगी से सीधे वास्ता रखने वाली खबर की बात। क्या रहने वाला है अगले 1 घंटे में खास, उसको भी जान लीजिए। शुरुआत हम करेंगे प्रियंका गांधी के एम कार्ड से कि क्या योगी को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका। मोदी यूपी को कल क्या तोहफा देने जा रहे हैं और बिहार में मछली ने क्या गुल खिलाया है। इसके साथ 7:30 बजे स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झीलों का शहर नैनीताल डूब गया है। तो शुरुआत प्रियंका गांधी की खबर से करेंगे, जिन्होंने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चल दिया बड़ा चुनावी दाव। एम यानी महिला कार्ड खेलते हुए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जीतने की प्लानिंग रची है, लेकिन क्या वाकई में प्रियंका का यह प्लान यूपी में जादू दिखा पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आगे प्रियंका गांधी बैठी हैं और मंच के पीछे लगा है ये पोस्टर। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का कांग्रेस के लिए ये नया नारा है। आज प्रियंका गांधी ने लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। यूपी में फिलहाल कांग्रेस की सियासी हालत ठीक नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 7 सीट आई थी। प्रियंका गांधी को पार्टी ने यूपी की जिम्मेदारी दी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका लाई है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा। हालांकि प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये अभी उन्होंने तय नहीं किया है। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। इससे ये लगता है कांग्रेस को कुछ न कुछ तो फायदा ज़रूर होगा। कांग्रेस का वोट तकरीबन 6-7% पिछले कई चुनाव में रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वोटों में इजाफा होगा, लेकिन क्या प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से इतना फ़ायदा हो जाएगा कि कांग्रेस सत्ता के करीब आ जाएगी यूपी में या सत्ता हासिल कर लेगी? ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी का एक बयान चर्चा में है। सवाल के साथ प्रियंका का ये बयान सुनिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता। तो सवाल ये है कि यूपी में कांग्रेस ने प्रियंका को जिम्मेदारी दी है, लेकिन सियासी बस किसका चल रहा है? तो प्रियंका गांधी ने महिला वाला कार्ड खेल दिया है। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने वाली हैं? क्या वो अखिलेश यादव और मायावती का विकल्प बन गई हैं? एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र ने प्रियंका गांधी से उन सारे सवालों के जवाब जाने जिसे आप सुनना चाहते होंगे, जिसे आप जानना चाहते होंगे। सुनिए। अब वो सवाल जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा आपसे, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जो 40% टिकट महिलाओं को मिलने जा रहा है, क्या उसमें एक महिला से हम बात कर रहे हैं? क्या वो एक महिला उसमें से प्रियंका गांधी भी होंगी? सारे सवालों का जवाब आज ही चाहिए आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है मैम कि अगर 40% महिलाएं लड़ेंगी, क्या उसमें एक नाम प्रियंका गांधी का होगा? देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे परिस्थितियां बनती हैं। विचार कर रही है विधानसभा चुनाव लड़ने पर? क्यों नहीं करूंगी?
किस सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? अरे विचार कर रही हूँ, देखते हैं या विचार। जो सीएम देखते हैं। कैंडिडेट है, जो सीएम है, माफ करिए, योगी आदित्यनाथ, आप उनको चैलेंज करेंगे उनके बैठक में जाकर कोई परंपरागत सीट परिवार ये की? बातें मैं अभी तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि इस पे कोई निर्णय लेकिन विचार नहीं चल लिया रहा है। मैंने। विचार, चुनाव है, क्यों नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आप लड़ती हैं या नहीं भी लड़ती हैं, सीएम का चेहरा आप ही होंगी, क्योंकि चेहरा तो आप हैं। आप मुद्दे से हट गए हैं। नहीं, मैं एक महिला से पूछ रहा हूँ कि क्या महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी, महिला मुख्यमंत्री का चेहरा देगी? कुछ भी दे सकती है, आप देख लीजिए आगे क्या होता है। इस पर भी चल रही है सोच विचार? सोच विचार तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। चुनाव आ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि और विपक्षी दल कहाँ दिखते हैं आपको? दिखते हैं संघर्ष करते हुए। 2 सालों में आपने किसी को देखा है संघर्ष करते हुए? आपने सिर्फ कांग्रेस को देखा है। तो लड़ रही है कांग्रेस तो सब निशाना समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि वही विपक्ष है यूपी में। आपने लड़ते हुए किसको देखा है? अगर जीतना है, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा ना, सड़क पे आना पड़ेगा। कहाँ है, कब दिखे हैं आपको? दिखे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कब दिखे? जब आप सीतापुर गेस्ट हाउस में थे तो अखिलेश यादव भी यहाँ सड़क पे थे। आप बताइए, जितनी भी महिलाओं की इश्यूज हैं, क्या किसी और पार्टी ने उठाई हैं? आप CA NRC के समय देखो, किसने इश्यूज उठाए सारे, किसने धरने दिए, कौन जे? आपको मालूम है कि कांग्रेस के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में यूपी में 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। किसी और पार्टी के बताइए कितने रहे हैं? जी। तो अगर जीतने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोई सोच रहा है कि ये लोग जितना हराएंगे भाजपा को या आगे आएंगे, तो उसके लिए पहले ये सोचिए ना कि लड़ कौन रहा है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आपने सुना। कांग्रेस अपना दांव खेल चुकी है यूपी चुनाव के लिए। कल बीजेपी भी बड़ा दांव चलने वाली है। नजर मिशन पूर्वांचल पर है और प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके को एयरपोर्ट का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम कल सुबह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट की उड़ान से क्या बीजेपी पूर्वांचल में सत्ता की उड़ान भर पाएगी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में कल बौद्ध नगरी कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही आगाज दिखेगा। पीएम मोदी कल यूपी को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कुशीनगर का वही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका पीएम मोदी कल उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा लंबा चौड़ा रनवे है जिसमें एक साथ 4 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गोरखपुर से यह करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आपको पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जो पहला प्लेन उतरेगा वो श्रीलंका के कोलंबो से आएगा। इस प्लेन में राजनयिक और बौद्ध साधु शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे महापरिनिर्वाण मंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति की अर्चना पीएम मोदी करेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया जाएगा। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट में करीब 260 करोड़ की लागत आई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को मिलाकर यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। वाराणसी और लखनऊ में पहले से एयरपोर्ट पर विदेश के लिए उड़ानें भरी जा रही हैं। कुशीनगर में हर साल करीब 80,000 विदेशी सैलानी आते हैं। उनको इस एयरपोर्ट से बड़ा फायदा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के आसपास के 10 से 15 ऐसे जिले हैं जिन जिलों की 2 करोड़ की आबादी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पीएम मोदी का यूपी की जनता को ये एक बड़ा तोहफा है।
तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। चाहे कांग्रेस का अपना दाव हो, चाहे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा हो, अब आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। 2 सीटों पर यहां उपचुनाव होने हैं जहां प्रतिष्ठा नीतीश कुमार की दांव पर है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा सियासी जाल बिछा दिया है जिसमें मछली है, कांटा है और सियासी काट भी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर इधर राजनीति में भी सर विरोधियों का मछली ऐसी पकड़ना है। बिहार में लालू के बेटे और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव का ये वीडियो सियासी हलकों में काफी चर्चा में है। इसमें तेजस्वी यादव ने एक मछली पकड़ी हुई है और चर्चा चल रही है बिहार में सियासी विरोधियों की मछली पकड़ने की। सर इधर राजनीति में भी सर विरोधियों का मछली ऐसी पकड़ना है। अब आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी के हाथ में ये मछली आई कैसे। बिहार के मुंगेर में तारापुर ये जगह है। नदी किनारे अपने सफेद कुर्ते वाली पहचान के साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं और लकड़ी की डंडी वाला मछली पकड़ने का कांटा पानी में डाले हुए हैं। यहाँ लोग भी खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मछली कभी जल्दी फंस जाती है तो कभी देर से। और इसके बाद आया वो मौका जब तेजस्वी के जाल में फंस गई मछली। मछली फड़फड़ा रही है और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब तेजस्वी के मछली पकड़ने की तस्वीर कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए। यहाँ भी कांटा नदी के पानी में डाला हुआ है, बच्चे भी खड़े हैं और आखिर में मछली फंस गई। सर इधर देखिए सर। फिर तेजस्वी यहाँ मछली पकड़ने वाले एक बच्चे के हाथ से मछली लेते हैं और कैमरे के लिए पोज देते हैं और यही मछली पकड़ने का सियासी जाल फेंका जाता है। सर इधर राजनीति में भी सर विरोधियों का मछली ऐसी पकड़ना है। इसी वीडियो को ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, आज नीतीश कुमार जी की स्टाइल में छोटी मछली को पकड़ा है, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो बड़ी मछलियां यानी पर्दे के पीछे के असली भ्रष्ट खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बड़ी मछलियां पकड़ेंगे। इसका तो इंतजार रहेगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें सभी पार्टियों से गठबंधन के लिए फोन आ रहे हैं। देखिए, अभी किसी से बात नहीं हो पाई और चूंकि मैसेज सबको भेज दिया है तो सभी लोग आतुर हैं समझौता करने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि लोग परेशान हैं, अब हम नहीं परेशान हैं, लोग परेशान हैं। जिम्मेदारी तो बहुत लोगों को दी गई है। समाजवादी पार्टी में भी जिम्मेदारी दी गई है, बसपा में भी जिम्मेदारी दी गई है। लोग फ़ोन कर रहे हैं और लेकिन अभी किसी से कोई बात नहीं, ना किसी का फ़ोन अटेंड कर। भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में अब बात अक्टूबर के उस आतंक की जिसने उत्तर से दक्षिण तक तबाही मचा कर रखी हुई है। कुदरत के इस जल आतंक ने देवभूमि को दहला कर रख दिया है। 2 दिनों से हुई भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सबसे बुरा हाल तालों के शहर नैनीताल का है। सैलानियों से गुलजार रहने वाला नैनीताल पानी में डूब गया है। पहली बार नैनी झील का पानी नैना देवी मंदिर में देवी की मूर्ति तक पहुंच गया है। रोड पर 2 फीट से ज्यादा का पानी है। सेना के जवान जिंदगी बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करके हालात की जानकारी ली है। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं तो कहीं रेलवे लाइन बह गई है। पहाड़ पर बादल के प्रहार ने कैसे मचा रखी है तबाही, आज इसी पर होगी भारत की बात। नैनीताल को झील के पानी ने किया बेहाल। हल्द्वानी के पास पानी में बह गई कार। रामनगर में कारों की जल समाधि। कोटद्वार में मलबे में फंस गई गाड़ी। पानी के प्रहार से चमोली में घर हुआ चूर चूर।
उत्तर में उत्तराखंड में आसमान का प्रहार, तो दक्षिण के केरल में कुदरत का कोहराम। उत्तर से दक्षिण तक अक्टूबर में आसमान का आतंक। शुरुआत तालों के शहर नैनीताल की तस्वीर से। नैनीताल की सड़कों पर झील का पानी झरना बनकर बह रहा है। पानी की रफ्तार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे झील का पानी उफनकर नैनीताल की गलियों में बह रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं रस्सी के सहारे कैसे लोग रास्ते को पार कर रहे हैं, क्योंकि पानी का संकट इतना है कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में आप जवानों को देख रहे हैं जो दुकान के भीतर फंसे लोगों को निकालने में जुटे। भारी बारिश की वजह से अशोक जनरल स्टोर नाम की इस दुकान में कुछ लोग छिपे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सब के सब फंस जाएंगे। बाद में प्रशासन को जब जानकारी मिली तो जवानों ने मानव चेन बनाकर सबको सुरक्षित निकाला। पानी मानो कह रहा था किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जवान पानी से लड़ते हुए कह रहे थे बिना निकाले मानेंगे नहीं। ऐसी तस्वीर नैनीताल के माल रोड पर कई जगह दिखी। लोग फंसे थे और रेस्क्यू की टीम उन्हें निकालने में जुटी थी। कई जगह तो लोग बहते बहते बच गए। बताया जा रहा है कि लगातार 15 घंटों से ज्यादा की बारिश की वजह से नैनी झील ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झील के किनारे पार्क की गई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सोमवार की शाम करीब 5 बजे तक नैनीताल में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इतनी बारिश की वजह से झील का जल स्तर 12.2 फीट के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को पार कर गया। और जब झील का पानी ओवरफ्लो होकर झील से बाहर निकला तो माल रोड पर मानो नदी की धारा बहने लगी। 23 साल पहले साल 1998 में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तब जल स्तर 11.5 फीट पहुंचने पर झील का पानी ओवरफ्लो हुआ था। हाल ये है कि आवाजाही बंद हो चुकी है। NH 309 से लेकर रामनगर हल्द्वानी रोड पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। जो सैलानी होटल में रुके थे उन्हें रोड पर भटकना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी वाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल में भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस उनका वही है। वो कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, तो देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ। सोमवार को दिन भर हुई बारिश से भी लोगों को राहत नहीं मिली और रात को भी उसी रफ्तार से बारिश होती। नैनी झील के आसपास की दुकानों में पानी घुस चुका है। मंदिर में भी पानी जमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार झील का पानी नैना देवी मंदिर में देवी के पैरों तक पहुंच गया। अब इन दो तस्वीरों से आप नैनीताल में टूटे कुदरत के कहर को समझिए। पहली तस्वीर सामान्य दिनों की है, तब माल रोड और नैनी झील की तस्वीर इस तरह की होती है, और दूसरी तस्वीर आज और कल की है जिसमें नैनी झील उफान पर है। माल रोड पर पब्लिक का सन्नाटा है और पानी का शोर। झील के गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी का फ्लो कम हो सके। प्रशासन ने झील किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा। झील के आसपास रोड पर कई जगह 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं, उनको भी निकालने के लिए, सारे रास्ते खोलने के लिए, और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कर रहे हैं। अब जरा यहाँ की तस्वीर देखिए और गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गिनती खत्म नहीं हो रही। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पानी में डूबी हुई हैं। जल समाधि ले चुकी कारों की ये तस्वीरें रामनगर की हैं। नैनीताल से करीब 60 किलोमीटर दूर रामनगर के लेमन ट्री होटल की पार्किंग का ये हाल है। बारिश की वजह से मानो नदी की धार होटल की पार्किंग से निकल रही है। महज 18 सेकंड के इस वीडियो में कुदरत की तबाही साफ दिख रही है। प्रशासन की माने तो पानी के चलते करीब 100 लोग इस होटल में फंस गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आज की है जब बारिश की वजह से लेमन ट्री होटल का इलाका डूबा हुआ है। दूसरी तस्वीर पुरानी है जिसमें लेमन ट्री होटल दिख रहा है। कोसी नदी का पानी होटल के अंदर से बह रहा है जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। और अब जरा पानी में बहती कार की ये तस्वीर देखिए। थोड़ी सी लापरवाही कैसे भारी पड़ गई उसकी ये तस्वीरें गवाह हैं। बताया जा रहा है कि चंबल नदी के पानी में गाड़ी को पार कराना कार सवार को महंगा पड़ गया। हालांकि कार में सवार लोगों की जान बच गई लेकिन कार बह गई। अब लापरवाही की दूसरी तस्वीर देख लीजिए जो रामनगर हल्द्वानी हाईवे की है। कुलर सिद्ध मंदिर के पास नाले में एक स्विफ्ट कार फंस गई और देखते ही देखते पानी में चली गई। कार में 2 लोग सवार थे जो बचा लिए गए और कार भी लोहे के पिलर में फंसकर बच गई। बारिश के पानी से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। और खतरनाक सिर्फ पानी ही नहीं है, पुल का भी हाल इस वक्त कुछ ऐसा ही है। हल्द्वानी में देखिए कैसे मशहूर गोला पुल का सपोर्ट वाला हिस्सा पानी में भर-भरा कर गिर गया। बारिश की वजह से हाल ये है कि रोड पर आवाजाही बंद है और ट्रेन रूट भी ठप है। हल्द्वानी से काठगोदाम के बीच की रेल लाइन पानी में समा चुकी है। इस वीडियो में देखिए कैसे पूरी की पूरी रेल लाइन करीब 200 मीटर में जमींदोज हो गई है। अब जरा कोट द्वार चलिए। पानी का ये शोर कितना डरावना है इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। और देखिए कैसे इस पानी के बीचों बीच कार फंस चुकी है। बताया जा रहा है कि कार में दिल्ली के रहने वाले लोग सवार थे। कार जैसे ही चमोली सैन के पास रास्ते को पार कर रही थी, अचानक से तेज मलबे के साथ पानी आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। वो तो कार में सवार लोग किस्मत वाले थे कि समय रहते निकल गए और सबकी जान बच गई। नहीं तो जो तस्वीर दिख रही है उसमें तो बच पाना मुश्किल ही था। लेकिन कुदरत के इस आफत के आगे किस्मत ने साथ दिया और कार सवार बच गए। फिलहाल इस रास्ते पर आवाजाही बंद है और लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे से भी आई है जहां लाम बगर नाले में एक कार फंस गई। बीआरओ की टीम ने जेसीबी की मदद से कार और कार सवार को सुरक्षित निकाल लिया है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बहने वाली अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी किनारे बने छोटे छोटे मंदिर डूब गए। कुल मिलाकर हालात ये है कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में मौसम की मार पड़ी है।
कोटद्वार से लेकर नैनीताल तक और हल्द्वानी से चमोली तक अक्टूबर महीने में कुदरत का आसमानी आतंक साफ साफ दिख रहा है। उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की ओर चलिए और देखिए कैसे केरल में अक्टूबर का महीना कहर बनकर टूटा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से केरल के तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, कोल्लम जिलों में कल भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड में अभी संकट टला नहीं है, क्योंकि अभी ठीक ठीक आंकड़ा सरकार तक पहुंचा नहीं है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 34 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही के नुकसान के लिए सरकार की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी खबर यह है कि राज्य की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। गंगा से लेकर शारदा और अलकनंदा नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के करीब है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिना काम के घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें। लोगों से नदी किनारे ना जाने की भी अपील की गई है। आप भी अगर इस इलाके में रहते हैं या इधर जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधानी से यात्रा करें और कोशिश करें कि इस यात्रा को फिलहाल टाल दें। और मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।